नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण यादव आज आपके सामने फिर से प्रदर्शित हो चुका हूँ। क्लास 12 फिजिक्स चल रहा था, ऑप्टिक्स और केमिस्ट्री भी साथ में चल रहा है। तो चूँकि डेली वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी, एक दिन केमिस्ट्री एक दिन फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स में ऑप्टिक्स चल रहा था, हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ चुके थे। तो बात यह थी कि जिससे प्रकाश किरणें क्या हो रही थी, मान लीजिए यह कोई पॉलिश पृथककारी पृष्ठ है, पीछे पॉलिश किया गया, तो यह प्रकाश किरण क्या करती थी, आती थी इस दर्पण से टकरा कर उसी माध्यम क्या हो जाती थी, वापस हो जाती। तो मतलब यह जो पृष्ठ था, इस पृष्ठ को क्या नाम दिया गया था, दर्पण या समतल पृष्ठ या पृष्ठाकारी पृष्ठ। तो अब यहीं से हम स्टार्ट करेंगे कुछ टॉपिक को आगे, कुछ महत्वपूर्ण हम पद पढ़ेंगे। तो मैं इसको मिटाता हूँ, तो फिर इसके बाद दर्पण की परिभाषा बता रहा हूँ। देखिए, दर्पण यानी मिरर। दर्पण क्या होता है, दर्पण में क्या हो रहा था, यह पृथककारी पृष्ठ था, पीछे पॉलिश सतह बोलते हैं। यह क्या हो रही थी, आपतित प्रकाश किरण अभिलंब उसी माध्यम में वापस। तो यह घटना क्या कहलाता था, प्रकाश का परावर्तन। तो दर्पण क्या, दर्पण किसे कहेंगे, ऐसा पृथककारी पृष्ठ जिससे प्रकाश का परावर्तन क्या हो, संभव हो, उसे क्या कहेंगे, दर्पण। देखो बात सुनो, दर्पण किसे कहेंगे, ऐसा पृष्ठ या पृथककारी पृष्ठ जिससे प्रकाश का परावर्तन क्या हो, संभव हो। जिस पे प्रकाश का परावर्तन संभव होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा दर्पण, ठीक है। अगर जिस पे संभव नहीं होगा वह हमारा दर्पण नहीं होगा। तो बात हुई, दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा लिख दे रहा हूं, परावर्तक पृष्ठ, ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन संभव हो, उसे क्या कहते हैं, दर्पण, उसे दर्पण कहते हैं। बात समझ में आई, दर्पण किसे कहते हैं। बहुत लोग जो है परिभाषा इसके बता नहीं पाते हैं। तो परिभाषा क्या होगी दर्पण का, ऐसा पृथककारी पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ जिसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन, जिसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन संभव होगा वह क्या कहलाएगा, हमारा दर्पण। तो आप बता दें आगे कि दर्पण यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो। एक होता है हमारा समतल दर्पण, समतल दर्पण, और एक होता है हमारा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होंगे, दो, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है, उस किसे कहते हैं, जैसे में देखो ये हमारा क्या था, समतल पृष्ठ हो गया, पीछे क्या कर दिया जाए, पॉलिश सतह, क्या कर दिया जाए, पॉलिश सतह कर दिया जाए। इसको क्या कहेंगे, पॉलिश सतह, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। तो हम परिभाषा क्या देंगे समतल दर्पण का, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका यह क्या है, हमारा पृथककारी पृष्ठ, पृथककारी पृष्ठ, ठीक। ऐसा दर्पण जिसका पृथककारी पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। ऐसा दर्पण जो जिसका पृथककारी पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, प्लेन हो, एकदम प्लेन हो, समतल हो, वह क्या कहलाएगा, हमारा समतल दर्पण। परिभाषा देखो, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, क्या हो, समतल हो, उसे
समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिसका पृष्ठ क्या होगा, प्लेन होगा, और पीछे क्या किया जाएगा, कलई की रहेगी या पॉलिश सतह होगा, वह क्या कहलाएगा, हमारा समतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, यह जो परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, हमारा समतल होगा यानी प्लेन होगा, वह क्या कहलाएगा, हमारा समतल दर्पण। ठीक, अब बात आती है गोलीय दर्पण किसे कहेंगे। गोलीय दर्पण, बात यह है कि गोलीय दर्पण होता क्या है। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है, ऐसा दर्पण होता है जो क्या वक्रीय हो। वक्रीय मतलब जानते ही हो, जो इस प्रकार से होता है, मतलब चारों ओर से गिरा हुआ वृत्ताकार टाइप होता है। वृत्ताकार नहीं बोल सकते, उसको खोखला गोला बोल सकते हैं। क्या, खोखला गोला, खोखला गोला बोल सकते हैं। इस खोखले गोले के कौन नाम दिया जाता है, वक्रीय। ऐसा दर्पण जो क्या वक्रीय होगा क्या कहलाएगा, हमारा गोलीय दर्पण। या ऐसा खोखला गोला, ऐसा खोखला गोला जिसको काट कर बनाया गया गोलीय दर्पण क्या होगा, हमारा बनाया गया दर्पण क्या कहलाएगा, हमारा गोलीय दर्पण। ये भी दे सकते हो, जैसे मान लीजिए खोखला गोला है, इसको बीच से काट दोगे, काटने पर जो भी हमारा दर्पण बनेगा वह दर्पण क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। या ऐसा दर्पण जिसका जो क्या हो, पृथकारी पृष्ठ क्या हो, वक्री हो, या परावर्तक पृष्ठ क्या हो, वक्री हो। लिख दे रहा हूं, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ वक्रीय हो, क्या हो, वक्रीय हो, उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। मतलब कहने का मतलब या तो खोखला गोला बोला जाएगा, अगर उस खोखले गोले का काट कर बनाया गया दर्पण क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। या ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ, जिसका यह जो पृष्ठ होगा वह क्या होगा, वक्रीय होगा, वह क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। यह गोलीय दर्पण दो प्रकार से होते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक इस प्रकार से हो सकता है, अगर काटेंगे तो यह भाग निकल कर आएगा, एक ये भाग निकल कर आएगा काटे खुले खुले गोले को, और एक ये भाग कट कर आएगा। इसके जो बाहर वाले भाग हैं, बाहर वाले पृष्ठ हैं, इस पर क्या किया जाए, पॉलिश सतह कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, पॉलिश सतह। अगर इसके अंदर वाली सतह पर पॉलिश कर दिया जाए, बात समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे खोखला गोला को काट कर बनाया गया दर्पण क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। या ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, वक्रीय हो, उसे क्या कहेंगे हम, गोलीय दर्पण। काटने के बाद कुछ इस प्रकार से मिलेगा, एक अलग एक अलग। इसके इस वाले भाग पर हम क्या कर दिए हैं, बाहर वाले भाग पर क्या कर दिए, कलई कर दिए यानी पॉलिश कर दिए, और अंदर वाले भाग पर क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए। तो यह दर्पण कौन से होंगे, बात ये है, ये कौन कौन से दर्पण होंगे। इस दर्पण का नाम होगा हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और इस दर्पण का नाम होगा हमारा उत्तल दर्पण। मतलब कहने का मतलब होगा हमारा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। कैसे हुआ, क्योंकि इस गोलीय दर्पण जो है, इस गोलीय दर्पण को काटने पर बनाया गया दर्पण गोलीय दर्पण होगा। जब काटने पर बनाया गया दर्पण दो प्रकार से निकला है, एक अवतल एक उत्तल। देखो यहाँ पर गोलीय खोखला गोला था, उसको काट कर दो दर्पण बनाए हैं, तो वह दर्पण कौन कौन से निकला, अवतल और उत्तल। इनको जोड़ दिया जाएगा तो फिर से क्या हो जाएंगे हमारे गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होंगे, दो, एक उत्तल हो गया और एक अवतल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक बातें नोट कर लो। इसको परिभाषा बता दे रहा हूँ, अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होगी, इसको मिटा दे रहा हूँ, यहीं पर समझो परिभाषा। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण देखो, ऐसा परावर्तक पृष्ठ, ऐसा परावर्तक पृष्ठ या ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर क्या हो, वक्री हो। मतलब अंदर की ओर क्या हो, वक्री हो, वह क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण।
ऐसा गोलीय पृष्ठ, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर, जो अंदर की ओर वक्रीय हो। क्या हो? वक्रीय हो। अंदर क्यों, देखो मुड़ा हो, अंदर वक्री हो, वह क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। तो इसका भी परिभाषा आप बना सकते हैं। क्या? ऐसा गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर क्या हो? वक्री हो। जो बाहर की ओर वक्री हो वह क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? देख लीजिए, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर, जो बाहर की ओर वक्री हो। क्या हो? वक्री हो, उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। मैं उत्तल दर्पण कर दी। मैं जो है एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ा रहा हूँ, एकदम एनसीईआरटी के बेस पर है। सब कुछ मिलेगा आपको एनसीईआरटी वाली बुक में, सभी जगह काम में आएगा, लेकिन आपको पढ़ने के अनुसार जैसे पढ़ सकें। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होंगे? दो। कौन कौन? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर क्या हो? वक्री हो, वह क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। और जो बाहर की ओर वक्री होगा वह क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। तो इतना नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम। हो गया? नोट कर लो जल्दी से। गोलीय दर्पण जल्दी नोट करो। अब हमारी अगली हेडिंग है गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण। गोलीय दर्पण में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम लोग अध्ययन करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है। कक्षा अभी 10th चल रहा है, इसमें कोई ज़्यादा अगर अच्छे से आ रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको ध्यान दें, आगे वाली वीडियो को देखें। तो सबसे पहले ये हमारे गोलीय बन गए, इसका क्या नाम है? यह कौन सा होगा हमारा? अवतल। कौन सा होगा? अवतल दर्पण। और यह कौन सा होगा हमारा? उत्तल दर्पण। इतना तो ज्ञान की बातें हम लोग पढ़ लिए थे, यह कविता का सार है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले यह जो हमारा जो दर्पण दिखाई दे रहा है, जो गोलीय दर्पण दिखाई दे रहा है, जितने दूर में है, मान लीजिए यह यम है, यह क्या हमारा? यम और यन, क्या हो जाएगा हमारा? यह पॉइंट यन। ठीक, सिर्फ यम और यन के बीच में ही हमारी प्रकाश किरणें जा सकती है। अगर इधर से जाएगी तो इधर से इसका परावर्तन नहीं होगा। अगर इसके इस यम और यन के बीच में रहेगा तभी प्रकाश किरणों का क्या होगा? परावर्तन होगा। तो इस यम और यन को क्या बोल सकते हैं हम? द्वारक। क्या कहेंगे? द्वारक। गोलीय दर्पण संबंधित महत्वपूर्ण पहला पद क्या होगा? द्वारक। यानी इतना दूर तक परावर्तक पृष्ठ होगा यम यन तक, तो परावर्तक पृष्ठ यम यन को क्या कहेंगे? द्वारक। तो लिख दे रहा हूं, परावर्तक पृष्ठ यम यन को द्वारक कहा जाता है। द्वारक कहा जाता है या कहते हैं। क्यों? क्योंकि इतने दूर तक प्रकाश की क्या होगा? परावर्तन होगा। फिर इसके बाद यह जो हमारा गोलीय दर्पण है, यह किसी खोखले गोले को ही काट कर बनाया गया है, यानी गोले से ही बना हुआ है। कुछ इस प्रकार से गोला होगा, है हुआ कि नहीं? उस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा, कोई ना कोई केंद्र होगा। ठीक, तो उस गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा वही केंद्र हमारा क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। बात समझना। अगला पद है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? जो हमारा गोलीय दर्पण बना है अवतल और उत्तल, यह किसी खोखले गोले से यानी गोले से ही बना है, तो उस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा, कोई ना कोई केंद्र होगा। उस केंद्र को हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। यानी जो गोलीय दर्पण का, यानी जो गोले का भाग है, वही गोले के भाग का जो केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा? हमारा वक्रता केंद्र। या
गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। लिख दे रहा हूं मैं, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे बड़का सी यानी कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इस केंद्र को किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल सी। किसे? कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। अब अगली बात आती है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? यानी पोल। ध्रुव क्या होता है? यह जो हमारा परावर्तक पृष्ठ यमयन है, इसी यमयन का जो मध्य बिंदु होगा, यानी ये जो परावर्तक पृष्ठ है यमयन, इसी का मध्य बिंदु मालूम है, यही जो मध्य बिंदु होगा वही क्या कहलाएगा? ध्रुव। क्या कहलाएगा? ध्रुव। तो हम कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ यमयन के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। ध्रुव कहते हैं। जो यह परावर्तक पृष्ठ है इसी के मध्य बिंदु, यह जो परावर्तक पृष्ठ है इसी के मध्य बिंदु क्या होगा? मान लो यहीं पर मध्य बिंदु, यही मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव यानी पोल। इसे कैपिटल पी सी यानी बड़का पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल पी यानी बड़का पी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इसको क्या कहेंगे हम? पी। ठीक, इसका भी कोई मध्य बिंदु को, इसको क्या कहेंगे हम? पी। ठीक, अब अगली हेडिंग है हमारी इसी में, वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, जो हमारा खोखला गोला है उस खोखले गोले का कुछ न कुछ त्रिज्या होगी, कुछ न कुछ त्रिज्या होगी। मान लो यह खोखला गोला है, इस गोले की यहाँ से यहाँ तक खोखले गोले का त्रिज्या होगी, उसी खोखले गोले की त्रिज्या को ही क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे? खोखले गोले की त्रिज्या को ही क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो लिख सकते हैं, या गोलीय दर्पण की त्रिज्या को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे बड़का आर यानी कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल आर यानी बड़का, ये हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल आर, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। ठीक, अब बात आती है, यानी क्या हो जाएगा हमारा? पीसी। पीसी बराबर क्या होगा हमारा? आर ही तो होगा। पी और सी के बीच की दूरी आर ही तो होगी, तो पीसी बराबर हमारा क्या होगा? कैपिटल आर। ठीक, अब अगली बात है हमारी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होगा? मुख्य अक्ष जो है, यह जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव से जो भी जाने वाली रेखा होगी उस रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। यानी वक्रता केंद्र ध्रुव से जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे हम? मुख्य अक्ष। इस रेखा को क्या कहेंगे हम? मुख्य अक्ष। यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी क्या हो जाएगी हमारी? मुख्य अक्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी? मुख्य अक्ष। तो परिभाषा क्या होगी? वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे हम? मुख्य अक्ष। लिख लेते हैं, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहते हैं।
क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, तो इतनी बातें नोट कर लो, और इम्पोर्टेंट इसके बाद जो टॉपिक आएगी वो इम्पोर्टेंट है। हो गया, कौन किया उसको बढ़िया से मैं समझाया हूँ। द्वारक क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ। वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण केंद्र को ध्रुव किसे कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ यानी मध्य बिंदु को कहते हैं ध्रुव। और वक्रता त्रिज्या कहते हैं, गोलीय दर्पण की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो नोट कर लो, फिर आगे चल रहे हैं। अगला हमारा है फोकस बिंदु। इम्पोर्टेंट भैया, बहुत लोग फोकस बिंदु के परिभाषा देने में कंफ्यूजन रहते हैं, तो ध्यान से इस बात को समझना कि फोकस बिंदु कैसे परिभाषा देंगे कि समझ में आ जाए। तो फोकस बिंदु क्या होता है, किसे कहते हैं। देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण कैसे चले, मुख्य अक्ष के समांतर, कैसे चले, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो दर्पण से क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वही बिंदु क्या कहलाएगा, हमारा फोकस बिंदु। जैसे मान लीजिए अगर प्रकाश किरण इधर से जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु क्या कहलाएगा, हमारा फोकस बिंदु। परिभाषा ध्यान सुनो, कैसे मैं बता रहा हूँ। यदि कोई प्रकाश किरण क्या करिए, मुख्य अक्ष के समांतर तो जा रही है, अवतल दर्पण से क्या करिए, टकरा कर फिर क्या करेगा, वापस आ रही है, टकरा कर उसी माध्यम में वापस आ रही है। जब उसी माध्यम में वापस आ रही है तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से टकरा रही है उसी बिंदु को क्या कहेंगे हम, फोकस बिंदु। अगर इस अवतल दर्पण की बात किया जाए तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाए, दर्पण से परावर्तन के बाद कुछ इस प्रकार से चली जाएगी। अगर इधर से जाती है मुख्य अक्ष इस प्रकार से जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कुछ इस प्रकार से इधर चली जाए। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि यदि प्रकाश किरण अवतल दर्पण में क्या कर रही है, सिकुड़ रही है, यानी यहाँ पर फैल नहीं रही, यहाँ पर एक जगह इकट्ठा हो रही है, लेकिन उत्तर दर्पण में प्रकाश किरण क्या कर रही है, फैल रही है। ये बात आगे डिस्कशन होगी। तो यहाँ पर हमको मतलब है फोकस बिंदु, ध्यान से समझो, एक एज इफेक्ट की तरह समझो। बाद में अगले वीडियो में इसकी चर्चा हो जाएगी, अच्छे से डिटेल बताएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ परिभाषा हमको जानना है, महत्वपूर्ण पद जानना है कौन कौन से, तो उस पद को जा रहे हैं फैट की तरह याद कर लो। एक फोकस बिंदु किसे कहते हैं, फोकस बिंदु की परिभाषा दो प्रकार से दी जा रही है। देखो, एक क्या है, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वह क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु। लेकिन उत्तल दर्पण में देखो प्रकाश किरण तो जा रही है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर नहीं मिल रही है, लेकिन हमको इसको मुख्य अक्ष पर जबरदस्ती मिलाएंगे। देखो कैसे, इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होगी, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, उसी को क्या कहेंगे हम, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु को बड़का यप से प्रदर्शित करते हैं, किसे, बड़का यप से। बात समझ में आ रही है, एज ए फैक्ट की तरह समझो, किसी परिभाषा से मतलब है। अगले टॉपिक में इसको डिटेल समझाया जाएगा क्या होता है फोकस बिंदु किसे कहते हैं। यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के कैसे चले, समांतर, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वह क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु। और उत्तर दर्पण में कैसे दो, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या करे, समांतर जरिए, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहेंगे हम, फोकस बिंदु। बात एक ही है लेकिन अलग अलग परिभाषा यहाँ पर बताई जा रही है, तो उस फैक्ट को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष पर वास्तव में मिल रही है, तो इसे क्या कहेंगे हम, वास्तविक फोकस बिंदु कहेंगे, वास्तविक फोकस बिंदु। यहाँ पर जबरदस्ती मिला रहे हैं इसलिए क्या कहलाएगा हमारा, आभासी फोकस बिंदु, आभासी फोकस बिंदु। तो इस प्रकार से फोकस बिंदु हमारे दो प्रकार से हो जाए, एक वास्तविक फोकस बिंदु, एक आभासी फोकस बिंदु। बात समझना कैसे हो रहा है, क्योंकि वास्तव में मिल रही है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, वह वास्तविक फोकस बिंदु हो जाएगा। अगर मिलती हुई प्रतीत होती है तो वह क्या हो जाएगा, हमारा आभासी फोकस बिंदु। तो मैं एज इफेक्ट परिभाषा में इसको लिख रहा हूँ
ठीक है, फोकस बिंदु का अवतल उत्तल दर्पण दोनों के लिए लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो मैंने परिभाषा लिख दिया हूँ फोकस बिंदु का अवतल उत्तल दर्पण दोनों के लिए, तो समझ लिए। क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु का फोकस बिंदु करें। उसे उस बिंदु का क्या कहेंगे, फोकस। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी उसे क्या कहेंगे, फोकस बिंदु। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अगला देखो, या उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के परावर्तन के पश्चात, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसको मुख्य अक्ष पर हम जबरदस्ती मिला रहे हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी उस बिंदु का क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं नोट में कि अवतल दर्पण का जो वास्तविक फोकस, जो वास्तव में मिल रहे थे उसे क्या कहेंगे, वास्तविक फोकस। और उत्तल दर्पण मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए कहेंगे उत्तल दर्पण का आभासी फोकस। तो एक और नोट करने वाली बात है, एक छोटी सी परिभाषा और बच गई है, फोकस दूरी। क्या, फोकस दूरी किसे कहते हैं, ठीक। फोकस दूरी, यह जो हमारा फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी, यही दूरी हमारी क्या होगी, फोकस दूरी। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे। किससे, स्मॉल एफ, यानी फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम, फोकस दूरी। लिख दे रहा हूं मैं, फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इसे छोटा एफ यानी स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है, जो नीचे अभी बताया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कन्फ्यूजन आते हैं फोकस बिंदु की परिभाषा देने में आभासी और वास्तविक के लिए। तो समझ गए हो तो अच्छी बात है, नोट कर लो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाना ना भूलें। और इसी तरह आपको वीडियो डेली अपलोड होती रहेंगी, तो जितना आपका अधिक प्यार मिलेगा उतने अधिक आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद, नोट कर लो।